हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। लास्ट वीडियो हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर बनाया था और ये जो सीरीज़ है इनमें हम उन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना ही चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्हाट इज ओजोन लेयर। बेसिकली ओजोन लेयर होता क्या है, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर्स। इस तरीके से 4 से 5 लेयर्स हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उन सब में जो हमारा सेकंड लेयर होता है दैट इज योर स्ट्रेटोस्फेयर। उस स्ट्रेटोस्फेयर वाले पार्ट में एक पतला सा ओजोन लेयर नेचुरली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इस ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंस क्या है? ये ओजोन लेयर सन से आने वाले हार्मफुल यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे अर्थ तक आने से रोकता है। यानी कि कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो ओजोन लेयर है ये एक नेचुरल शील्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन भी दिया है कि ओजोन लेयर इज अ नेचुरल शील्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर दैट प्रोटेक्ट्स लाइफ बाय फिल्टरिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन। यानी कि अगर इस ओजोन लेयर को हटा दिया जाए तो सन से जो हार्मफुल रेज अर्थ के अंदर डायरेक्टली आएंगे वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि ओजोन लेयर एक इंपॉर्टेंट लेयर होता है हमारे एटमॉस्फेयर का। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है, सन से आने वाले हार्मफुल यूवी रेस को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कई सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे स्किन कैंसर, कैटरैक्ट्स, डैमेज टू इकोसिस्टम हो सकता है। ठीक है, और इसका जो थिकनेस होता है ये 15 to 35 किलोमीटर का होता है और इसे हम ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो कि आपके आंसर में होना चाहिए। इस तरीके का एक परफेक्ट डायग्राम आपके आंसर में होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ बताया जा रहा है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ही ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है। ठीक है, और अगर आपको इसके नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उससे जाके इसे ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस क्लास के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप अपने RFO मेंस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को एक फाइनल टच दो और जो प्रिपरेशन अब तक आपने किया है उसको आप अच्छे से एक बार मॉक टेस्ट देके रिवाइज कर लो, तो उसके लिए हमने लॉन्च किया है अभ्यास टेस्ट सीरीज़। ये पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज जो है ये स्पेशली RFO एग्ज़ाम को ही टारगेट करते हुए बनाया गया है। ठीक है, इसमें इन टोटल आपको 4 टेस्ट इन्वायरमेंटल साइंस के करवाए जाएंगे और एक टेस्ट जो होगा वो जनरल स्टडीज का करवाया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हमने एक टेस्ट दिया है, अगर एग्जाम लेट होता है तो ये आपको जनरल स्टडीज का टेस्ट बढ़ा भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभ्यास टेस्ट सीरीज है ये केवल और केवल आपको ₹699 में मिल जाएगा। ये केवल और केवल आपको 699 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि आप अभ्यास टेस्ट सीरीज के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंटल साइंस के नोट्स, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स मिलता है इन बोथ हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, ये दोनों में आपका अवेलेबल है, तो ये आपको केवल और केवल 1200 में मिल जाएगा। यानी कि 1200 में आपको नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज ये दोनों कॉम्बो आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि केवल आप टेस्ट सीरीज लो तो वो आपको 699 में ही अवेलेबल हो जाएगा।
ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। टेस्ट के बाद आपको प्रॉपर मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे जो कि बहुत बेहतरीन होंगे, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। तो यानी कि एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको पूरा का पूरा 1200 के अंदर मिल जाता है। इसमें आप चाहोगे तो आप जनरल स्टडीज को भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास जनरल स्टडीज का भी नोट्स अवेलेबल है, बट ये केवल और केवल आपको इंग्लिश में ही मिलने वाला है। हिंदी में हमारे पास जनरल स्टडीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज अब समझते हैं कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक चीज आप समझो कि ये जो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन है ये पूरा का पूरा एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। ये चीज आपको समझना होगा कि ये पूरा का पूरा एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले आप देखो कि जो स्टेप 1 है इसमें हमारे ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो सन के यूवी लाइट के वजह से ब्रेक हो जाता है इनटू सिंगल ऑक्सीजन एटम। तो ये जो है ये क्या है, हमारा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। और ये जब सन के यूवी रेस से टकराता है यानी कि सन से जो यूवी रेस आ रहे हैं जब इसके ऊपर टकराते हैं तो इसके बॉन्ड ब्रेक्स हो जाते हैं और ये 2 अलग अलग ऑक्सीजन के एटम में ब्रेक हो जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन का सिंगल एटम है ये एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जाके कंबाइन होता है और यही बना देता है ओजोन। तो आप जब भी आंसर लिखोगे आपके आंसर्स के अंदर इस तरीके का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको 2 इमेजेस यहाँ पे प्रोवाइड किया है। इसके साथ ही साथ आप इस तरीके के जब स्टेप वाइज लिखोगे आंसर को फ्रेम करके तो जो इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर बनेगा ये बहुत अच्छा बनने वाला है। क्योंकि ओजोन लेयर क्या होता है ये तो सबको पता होगा, बट किस तरीके से आप चीजों को रिप्रेजेंट करते हो यही सब हम आपको सिखाते हैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस बैच चलता है आरएफओ का, उसमें हम यही सब चीज आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको आंसर फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो यूवी रेस के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है इनटू ऑक्सीजन एटम्स और इसे हम क्या कहते हैं, फोटो डिसोसिएशन। देखो डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेकिंग होना, ठीक है। डिसोसिएशन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज का टूटना और फोटो का मतलब होता है लाइट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब प्रेजेंस ऑफ लाइट में किसी चीज का ब्रेकिंग होता है तो यहां पे आप देखो तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है फोटो डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है। आप इसे फोटोलिटिक रिएक्शन भी कह सकते हो। अब ये जो ऑक्सीजन का एटम अकेला हो गया ये क्या करेगा, किसी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जाके कंबाइन करेगा और ये बनाएगा ओजोन लेयर, यही बनाएगा ओजोन लेयर। यानी कि ये जो ओजोन लेयर है ये नेचुरली अपने आप को बैलेंस करता है, ठीक है। और इस पूरे साइकिल को हम बोलते हैं कैंपमैन साइकिल, ठीक है। कैंपमैन साइकिल से इसे प्रोनाउंस किया जाता है और इस पूरे साइकिल को इस नाम से जाना जाता है। यानी कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन ये पूरा का पूरा एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या समझा कि ओजोन लेयर क्या होता है, जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करता है, सन से आने वाले हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को प्रोटेक्ट करता है, और किस तरीके से ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है ये भी हमने देखा। बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि ये ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे होने लगते हैं, यानी कि ये जो ओजोन लेयर है ये किस तरीके से खत्म होने लगते हैं, इनका ऊपर हमको अब डिस्कशन करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। देखो ओजोन लेयर क्या होता है ये तो हमने समझ लिया। डिप्लीशन का मतलब होता है कि जब ये ओजोन लेयर जो है ये खत्म होने लगते हैं, यानी कि ये कहीं से ओजोन लेयर में एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहता है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन रिफर्स टू द ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर बाय द मैन मेड रीजन, यानी कि इंसानों के कारण डिफरेंट
वेराइटीज ऑफ जो हमारे गैसेस रिलीज होते हैं, जिनके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे, इनके कारण क्या होता है कि ये जो ओजोन लेयर है ये धीरे 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 पतला होने लगता है। अब जब ओजोन लेयर कहीं से डिप्लीट हो जाएगा तो होगा क्या कि मान लो यहाँ पे ओजोन लेयर हट गया, तो अब यहाँ से सन के हार्मफुल यूवी रेस जो है वो अर्थ के अंदर एंटर करेंगे, जिससे आपका वेरियस इकोलॉजिकल फिनोमेना इंपैक्ट होगा। ठीक है, तो ये था ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसे थोड़ा सा हम और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे मैंने एक आपका केमिकल ले लिया, एग्जाम्पल के लिए मैं एक केमिकल ले लेता हूं, दैट इज क्लोरो फ्लोरो कार्बन, जिसे हम CFC कहते हैं। ठीक है, अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? CCl3F। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका जो कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अब होगा क्या कि इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से CCl3F से क्या होगा कि एक क्लोरीन जो है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, एक क्लोरीन जो है ये क्या होगा? अलग हो गया। अब ये क्लोरीन क्या करेगा? ये क्लोरीन जाके रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ, O3 के साथ रिएक्ट करेगा, और वहां पे क्या करेगा कि ये जो है इस O3 से, O3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? कुछ इस तरीके का आपका O3 का स्ट्रक्चर होगा। इसमें से एक ऑक्सीजन को अलग कर देगा, यानी कि ये अपने साथ बना लेगा ClO और ऑक्सीजन को अलग कर देगा। यानी कि ये जो क्लोरीन है, ये ओजोन के बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन को अलग कर देगा और फिर से एक सिंगल ऑक्सीजन एटम को अलग कर देगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा कि ये ClO जो है ये फिर से अलग हो जाएगा इस ऑक्सीजन से, और इस तरीके से ये जो क्लोरीन है, ना केवल क्लोरीन, इसमें आपका कई सारा चीज आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है। बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जितने भी होते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबके अंदर कैपेबिलिटीज होता है कि ये क्या करे, आपके मतलब ओजोन के लेयर को ब्रेक करता है। तो ये पूरा का पूरा एक केमिकल रिएक्शन होता है। आप इस तरीके से एक एग्जांपल में एक डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हो। जितना अच्छा आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रहेगा, उतना अच्छा एग्जामिनर आपको मार्क्स देने वाला है। ठीक है, तो कुछ आपको अलग करना है, भीड़ से थोड़ा आपको हट के कुछ एट्रैक्टिव दिखाना है उसे। तो इस तरीके से आप देखो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये आपका CFC मॉलिक्यूल है। इस CFC मॉलिक्यूल से एक क्लोरीन अलग हुआ। ये क्लोरीन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को अलग कर देगा और एक ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और ये बना देगा क्लोरीन मोनोऑक्साइड। अब ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड वापस से क्लोरीन अलग हो जाएगा, फिर ये दूसरे ओजोन को ब्रेक करेगा। तो ये पूरा का पूरा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, और साथ ही साथ ये भी कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है कि ओजोन बनता भी रहता है। बट होगा क्या कि अगर बनने का जो प्रोसेस है उससे तेजी से अगर ओजोन डिप्लीट होने लग जाए तो वही हो जाता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको इक्वेशंस के साथ और डायग्राम्स के साथ अच्छे से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक टेबल फॉर्मेट में दे दिया है। क्या क्या चीज आपको देखो दिमाग में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या आपका सोर्सेज होते हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, और उन सोर्सेज का कहां कहां आपको इमिशन देखने को मिलता है। और ये जो मॉनिटरी प्रोटोकॉल है जो कि स्पेशली ओजोन लेयर डिप्लीशन के ऊपर लाया गया है, उसमें किन किन गैसेस को बैन किया गया है, ये भी स्टेटस है। यानी कि इस तरीके से अगर आप टेबल एग्जाम में क्रिएट कर देते हो तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलने वाला है। जैसे मेजर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जिसके हम ODS कहते हैं शॉर्ट में, ये क्या क्या है? तो आप देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलेंस ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, यानी कि जितना भी ब्रोमाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, इस तरीके के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ये सब आपका मेजरली क्या होते हैं? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के अंदर आते हैं। यानी कि ये जो टेबल है
ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए। ठीक है, आप देख सकते हो कि इन सब का इमिशन, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर में आपको ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स दिख सकता है, रेफ्रिजरेटेंट्स के अंदर आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिखता है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स के अंदर आपको अलग अलग केमिकल्स दिखते हैं। तो ये टेबल आपके माइंड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ये कितने लेवल तक डैमेज कर सकते हैं, डिप्लीटिंग पोटेंशियल यानी कि कितने mm तक ये ब्रेक कर सकते हैं हमारे ओजोन के लेयर को, ये आपको बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या सोर्सेज है जहां से हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इमिट होते हैं। इस तरीके से आप टेबल फॉर्मेट का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो ये जो एक एलिमेंट है इंपॉर्टेंट, ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म आपका इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ मेटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी सफाई के लिए यूज होता है। ठीक है, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन ये आपका इंडस्ट्रियल यूज में होता है, इक्विपमेंट्स की सफाई वगैरह के लिए। तो जहां भी आप देखोगे कि क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, ये सब क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं। उसी तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, इन सब का आपको बारे में बताया गया। तो ये आपके पास होना चाहिए। इफेक्ट्स क्या क्या होता है ओजोन लेयर डिप्लीशन का, जल्दी से इफेक्ट्स को देख लेते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ पे इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। स्किन कैंसर हो सकती है, आई डैमेज हो सकता है, कैटरेक्ट की बीमारी हो सकती है, यानी कि अंधा तक हो सकते हैं इंसान। इम्यून सिस्टम को हमारा इंपैक्ट करता है, कैंसर जैसी बीमारियों को ये करता है, जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट करता है। ठीक है, एजिंग करता है, यानी कि जल्दी आपका स्किन जो है वो बूढ़ा दिखने लगेगा, सनबर्न जैसे आपको इश्यूज हो जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट्स हेल्थ से रिगार्डिंग आपके हो सकते थे वो मैंने आपको पॉइंट वाइज दे दिया। एग्रीकल्चर के ऊपर आपका क्या होगा, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी जो है ये काफी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जो स्टोमेटा वगैरह होता है ये बर्न हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल अल्टर्ड हो जाता है, जिसके कारण फूड सिक्योरिटी भी हमारा इंपैक्ट होता है। उसी तरीके से आपका जो है इंपैक्ट वो एनिमल लाइफ के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स आपके हो सकते हैं, कुछ और भी है, जैसे इकोसिस्टम के ऊपर। मेरीन इकोसिस्टम में आप देखोगे तो जो फोटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, यानी कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, यहाँ के जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं यही खत्म हो जाते हैं। तो इसके कारण आपके जो आगे का फूड चेन है वो पूरा इंटरप्ट हो जाता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होता है, पॉलिनेशन में दिक्कत आती है, प्लांट्स को नेचुरल पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, इन सब चीज़ों में दिक्कत आती है। और क्लाइमेट चेंज तो ये होता ही होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन सब चीज़ों का तो ये पूरा का पूरा इफेक्ट देखने को ही मिलता है। तो इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें इसे भी अच्छे से करना है। और एट द लास्ट कि हम ओजोन लेयर डिप्लीशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम पेस्टल मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें आपका कई सारे ग्लोबल एग्रीमेंट्स लाए गए हैं, जैसे मॉनेटरी प्रोटोकॉल, गवर्नमेंट्स के द्वारा रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, सब्सिडीज, ग्रीन टेक्नोलॉजीज को आप ले सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो, इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स आप ले सकते हो, जितना ज़्यादा हो सके आप ग्रीन चीज़ों का यूज़ करो, इन द सेंस कि जो सस्टेनेबल है। ठीक है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को आप ला सकते हो। पब्लिक एजुकेशन में आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, सॉल्यूशंस, इनोवेटिव सॉल्यूशंस आप ला सकते हो, मॉनिटरिंग जितना भी प्रोसेस है इसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ इसे लागू करवाया जा सकता है। तो यानी कि मॉनिटरिंग, लॉ इन्फोर्समेंट, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, पब्लिक एजुकेशंस, इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसके तहत हम ओजोन लेयर डिप्लीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन, चैलेंजेस, इम्पैक्ट, सोर्सेस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें एग्जाम में लिखना पड़ता है और हम क्लासेस में इसे बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो एक मेंस का क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, इसको आप लिख के दिखाना मुझे, इन 700 to 800 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है। ठीक है, 700 to 800 वर्ड्स में आपको इसे लिखना है। क्वेश्चन है कि क्रिटिकली एग्जामिन द कॉजेस, कंसिक्वेंसेस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। क्वेश्चन जब भी आप रीड कर रहे हो तो देखो एग्जामिनर ने आपको क्या वर्ड दिया है, क्रिटिकली एनालिसिस, क्रिटिकली एग्जामिन। इसका मतलब है कि यू हैव टू राइट द प्रोस एंड कॉन्स।
आपको बताना है, कॉजेज बताना है, आपको क्रिटिकली किसी चीज को आपको एनालाइज करना है, उसके कंसिक्वेंसेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन और इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या क्या लिया गया है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा मेंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप प्रिपेयर करो, आंसर राइट लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर किसी भी तरीके का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग बैच एंड ऑल तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग।